हम संस्कृत में अनुवाद के विषय में पढ़ रहे थे, अर्थात अनुवाद के कुछ नियमों की जानकारी हम प्राप्त कर रहे थे। तो संस्कृत का अनुवाद करने के लिए हम कुछ अगर सामान्य नियमों के बारे में जानते हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं होती है अनुवाद करने के लिए। तो हम देख लेते हैं आज अनुवाद के सामान्य नियम क्या होते हैं। तो ये अनुवाद के सामान्य नियम है, जिसमें पहला नियम है किसी भी वाक्य का संस्कृत में अनुवाद। कहने का मतलब है किसी भी वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करने से पूर्व उस वाक्य के कर्ता, क्रिया, कर्म और कार्य को तथा अन्य कारकों के चिन्हों को ज्ञात अच्छी तरह से कर लेना चाहिए। मतलब कि क्रिया में कर्ता कौन है, काम को करने वाला, उसके द्वारा क्रिया क्या हो रही है और उसके द्वारा जो क्रिया है उसका कर्म क्या है और उसके करने का कार्य क्या है और कारक चिन्ह क्या है, इनकी जानकारी होना अति आवश्यक है। दूसरा नियम है अनुवाद में केवल अवयवों को छोड़कर कोई अन्य शब्द बिना किसी विभक्ति अथवा प्रत्यय के प्रयुक्त नहीं होता। मतलब अव्यय जो शब्द होते हैं जैसे यथा, तथा, इस तरह के जो शब्द होते हैं उन्हें छोड़ दीजिए। उनके अलावा किसी विभक्ति, प्रत्यय के प्रयुक्त अथवा प्रत्यय के प्रयुक्त नहीं होता। अन्य मतलब कहने का ये अनुवाद में केवल अवयव को छोड़ दो और कोई अन्य शब्द है वह बिना किसी विभक्ति और प्रत्यय के बिना नहीं आपको मिलेगा देखने के लिए। विभक्ति और प्रत्यय के बिना नहीं मिलेगा, कहने का मतलब ये है। अब तीसरा जो नियम है इसका, किसी भी वाक्य में कर्ता पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसक लिंग हो सकता है। मतलब कोई भी वाक्य ऐसा हो सकता है जिसमें कार्य को करने वाला, अर्थात अगर कर्ता ही नहीं होगा तो क्रिया हम किसकी बताएंगे, बिना कर्ता के तो क्रिया का कोई महत्व ही नहीं है। तो किसी भी वाक्य में कर्ता पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो या नपुंसकलिंग हो, मतलब पुल्लिंग मतलब कहने का मतलब है पुरुष जाति का हो या स्त्री जाति का हो या उसका कोई लिंग ही ना हो, वह भी हो सकता है। परंतु क्रिया पर इस लिंग भेद का कोई प्रभाव नहीं होगा। मतलब लिंग भेद का कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्रिया पर वाक्य में। कर्ता जिस पुरुष या वचन का होगा उसी पुरुष और वचन की क्रिया प्रयोग की जाएगी। कहने का मतलब है कर्ता जो क्रिया को करने वाला है जिस पुरुष का होगा, वचन का होगा, उसी पुरुष और वचन की क्रिया प्रयोग की जाएगी। ठीक है, जैसे देख सकते हैं आप, बालके पठती, बालक पढ़ता है, तो पठते, वे दो पढ़ते हैं, ते गच्छन्ति, वे सब जाते हैं, त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो, युवाम पठते, तुम दोनों पढ़ते, यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो, अहम लिखामी, मैं लिखता हूँ, आवाम गच्छावह, हम दोनों जाते हैं, वयम गच्छामः, हम सब जाते हैं। ठीक है, तो क्रिया भी कहने का मतलब है कर्ता जिस पुरुष या वचन का होगा। अगर एक वचन का कर्ता है तो एक वचन की क्रिया प्रयोग होगी, द्विवचनम का करता है तो द्विवचनम वाली क्रिया प्रयोग होगी। ठीक है, ये है इसमें कहने का मतलब। संस्कृत में अनुवाद करते समय विशेषवाची शब्दों के अनुवाद पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि विशेषण पद अनेक प्रकार के होते हैं। मतलब विशेषण जो पद होते हैं वे अनेक प्रकार के होते हैं। नियम अनुसार हम देखेंगे विशेषण पद में भी वही लिंग, वही विभक्ति और वही वचन होना चाहिए। कहने का मतलब है जो विशेषण पद है, जो पद का मतलब जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो पद बन जाता है, और जब वह पद जो विशेषण पद है वही लिंग, वही विभक्ति और वही वचन होना चाहिए जो वह वाक्य में है, उसे बदला नहीं जाता, जो कि उसके विशेष से संज्ञा में हो, मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है। अतः वाक्य में यह देख लेना चाहिए कि कौन कौन से पद किस किस पद के विशेषण हैं, मतलब कौन कौन से शब्द किसके विशेषण हैं, किसकी विशेषता बता रहे हैं। कृतवाच्य में क्रिया का प्रयोगकर्ता के अनुसार होता है। जो कृतवाच्य होता है संस्कृत में, उसमें क्रिया का जो प्रयोग होता है कर्ता के अनुसार होता है।
कर्ता अर्थात क्रिया को करने वाला, अर्थात कर्ता जिस पुरुष और वचन का होगा। पुरुष मतलब अगर वह प्रथम पुरुष का होगा और जिस पुरुष का होगा, जिस वचन का होगा, क्रिया भी उसी पर पुरुष और वचन की होगी। जैसे हम पढ़ चुके हैं पहले ही कि तुम पठसी, कि तुम पढ़ते हो, अगर मध्यम पुरुष एक वचन का है कर्ता तो क्रिया भी उसी वचन की होगी। क्रिया जिस काल का हो, क्रिया मतलब जिस काल की हो, उसी काल की क्रिया लगेगी। यथा वह पढ़ता है, यहाँ कर्ता वह है, सह प्रथम पुरुष है, एक वचन की होगी पढ़ता है। क्रिया वर्तमान काल लट लकार की है, अतः पठ धातु के वर्तमान काल का रूप ही प्रयोग में आएगा। मतलब ये नियम है, जिस काल, जिस वचन का और जिस पुरुष का करता है, क्रिया भी उसी काल की प्रयोग की जाएगी। वर्तमान काल लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप पट धातु में पठती बनेगा, इसलिए वह पढ़ता है का अनुवाद सह पठती। ठीक है, प्रथम पुरुष इसमें एक वचन की बात चल रही है। अब हम देख लेते हैं कुछ नियम इसमें। जैसे पुरुष दिए हैं इसमें प्रथम, सह पठती वह पढ़ता है। द्विवचन की बात करें तो पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं। बहुवचन ते पठंती वे सब पढ़ते हैं। मध्यम पुरुष की बात करें तो हम पठसी तुम पढ़ते हो। मध्यम पुरुष के द्विवचनम की बात करें तो युवाम पढ़ते तुम दोनों पढ़ते हो। यूयम पठ तुम, इसमें क्या है, तुम सब पढ़ते हो। अब उत्तम पुरुष मतलब जो बात को कहने वाला होता है, वक्ता, अर्थात एक तरीके से ये जो क्रिया का कर्ता होता है वही होता है। तो इसमें अहम पठामी मैं पढ़ता हूँ, आवाम पठा में हम दोनों पढ़ते हैं, वयम पठा में हम सब पढ़ते हैं। तो उत्तम पुरुष क्रिया को एक तरीके से बात को कहने वाला, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। अब सातवां नियम है, अनुवाद करते समय सबसे पहले वाक्य का कर्ता खोजना चाहिए। मतलब वाक्य का कर्ता क्या है, वाक्य में कर्ता है कौन, क्या है। तो कृतवाच्य में कर्ता के पहले कौन लगाने से उत्तर में आने वाली वस्तु कर्ता होती है। फिर कर्ता यदि एक वचन हो तो प्रथमा विभक्ति के एक वचन का रूप। ये ध्यान देने योग्य बात है कि मतलब कर्ता क्या है, एक वचन है तो क्रिया विभक्ति भी कौन सी होगी, एक वचन का रूप ही इसमें विभक्ति का एक वचन रूप लगेगा। द्विवचन हो तो प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप आएगा, और बहुवचन है तो प्रथमा विभक्ति के बहुवचन का रूप निश्चित करना चाहिए। ठीक है, मतलब कर्ता जिस वचन का होगा क्रिया भी उसी वचन की प्रयोग की जाएगी इसमें। इसके बाद कर्ता के पुरुष पर ध्यान देना चाहिए। कर्ता के पुरुष और वचन जान लेने के पश्चात क्रिया के काल का निश्चय करना चाहिए। क्रिया का समय क्या निश्चय है, मतलब जो क्रिया किस समय की गई है, भूतकाल में, वर्तमान काल में, भविष्य काल में क्रिया की गई है, या क्रिया हो रही है, या क्रिया की जानी है। कर्ता के पुरुष और वचन जान लेने के पश्चात क्रिया के काल का निश्चय करना चाहिए। इसके बाद क्रिया के काल में रूपों में से कर्ता के पुरुष तथा वचन वाला एक रूप छांट लिख देना चाहिए। ठीक है, इसके बाद वाक्य में अन्य शब्दों के कारक तथा वचनों के अनुसार रूप यथा स्थान लिख देने चाहिए। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, राम हाथ से पत्र लिखता है। वाक्य का अगर संस्कृत में अनुवाद देखें तो क्या है, तो क्रिया के पहले कौन लगाने से उत्तर में राम आता है। अतः यह करता है कि कौन पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है। तो कर्ता कौन है, राम। कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है। कैसे, क्योंकि ये पूछा गया है कि कौन पत्र लिखता है, किसी से पूछा गया है कि कौन पत्र लिख रहा है, तो इसलिए इसमें कौन सी आ रही है, प्रथम पुरुष एक वचन वाली, जब किसी अन्य की हम बात करते हैं। अतः हमने लिख धातु का वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन रूप लिखती बना लिया। हास्य में करण कारक या तृतीया विभक्ति एक वचन है। मतलब ये यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि राम हाथ से पत्र लिखता है। राम किससे पत्र लिखता है, हाथ से। तो क्रिया किससे
कारक कौन सा आ रहा है इसमें? करण कारक। करण कारक कहाँ आता है? जब हम क्रिया को करने के लिए किसी साधन का प्रयोग करते हैं, और जिस साधन का प्रयोग करते हैं वहाँ करण कारक आता है। ठीक है, उसमें तृतीय विभक्ति एकवचन का रूप आता है। क्रिया का सामान्य रूप धातु कहलाता है। क्रिया का जो सामान्य रूप होता है वह धातु कहलाता है। यथा जैसे गच्छति, पठसी या पठत, पठेत आदि क्रियाओं में गच्छ, गम, पट धातु हैं। सभी धातुएं 3 प्रकार की होती हैं, परस्मैपद है, आत्मनेपद तथा उभयपद। तो परस्मैपद धातु में क्या है? तीस, तिप, तस, जी। उसके बाद ये दी गई हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। इन प्रत्ययों का प्रयोग भी होता है। विशेष नियम अनुसार इन प्रत्ययों के रूप में भी कुछ परिवर्तन होता है। सुविधा के लिए परस्मैपदी धातुओं के निम्न प्रकार से जोड़कर बनाया जा सकता है। देख सकते हैं आप यहाँ कुछ धातुएं हैं कि किस तरह से हम इन्हें बना सकते हैं। वर्तमान काल धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय, प्रत्यय मतलब ये प्रत्यय हैं सब जो धातु के अंत में लगते हैं, जैसे पठती, पठते, पठंती। अगर हम यहाँ बनाना चाहें तो पठती, ठीक है, पठते, पठंती, ऐसे बन जाएंगे इसके। पठसी, पठते, पठत, पठामी, पठावे, पठामे, इस तरह से बन जाएंगे वर्तमान काल वाले रूप। ठीक है, अगर आज्ञा में देखें तो इस तरह से इसको आप देख सकते हैं, ये बना भी सकते हैं कि ये इसके अंत में, मतलब कि किसी शब्द की क्रिया के या धातु के अंत में जो भी शब्द लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। तो ये कुछ अनुवाद के महत्वपूर्ण नियम थे। इन्हें ध्यान रखने से हम काफ़ी कुछ संस्कृत के अनुवाद करना सीख सकते हैं।